हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम अपनी जो फर्स्ट पेपर है उसका थर्ड यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। तीसरा जो हमारा यूनिट है वह स्टार्ट हो रहा है। और इस तीसरे यूनिट में सबसे पहले जो हम जिस चैप्टर को एक्सप्लोर करने वाले हैं वह चैप्टर का नाम है शीत युद्ध। शीत युद्ध जिसको कोल्ड वार भी कहते हैं। इसमें हम कोल्ड वार की मीनिंग्स और कोल्ड वार के कॉजेज जो थे, शीत युद्ध शुरू होने के कारण क्या थे, उन कारणों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शीत युद्ध की। शीत युद्ध क्या है? आप में से अनेक लोगों ने जिनका बैकग्राउंड हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस रहा है, आपने द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में सुना होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। तो आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब पढ़ा होगा तो आप हमें पता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो इटली और जर्मनी के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों ने, जिसको हम बोलते हैं, कंधे से कंधे मिलाकर लड़ा था। और जिसमें सबसे बड़े सहयोगी जो थे ब्रिटेन, फ्रांस, या हम जिसको बोलते हैं अमेरिका, सोवियत संघ, रूस जिसकी बात करते हैं, इन सभी ने एक साथ मिलकर इन छोटे देशों के साथ जर्मनी, इटली आदि के विरुद्ध ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा था। लेकिन जब युद्ध समाप्त हो गया, युद्ध समाप्त होने के बाद जो बड़ी महाशक्तियां साथ में थी, जिनमें प्रमुख रूप से रूस और अमेरिका था, उनके बीच में एक अलगाव पैदा हो गया। अलगाव ऐसा पैदा हुआ कि धीरे धीरे उनमें आपसी प्रतिद्वंदिता स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई, और वे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे। विश्व के दो बाइपोलर वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, दो गुटों में पूरा विश्व एक तरह से विभक्त हो गया। एक गुट सोवियत संघ द्वारा लीड किया जाने लगा और दूसरा गुट अमेरिका द्वारा लीड किया जाने लगा। इन दोनों के बीच में वैचारिक प्रतिद्वंदिता का एक ऐसा दौर आया जिसको हम शीत युद्ध जानते हैं। अब ये शीत युद्ध क्यों कहलाता है, इसका मीनिंग या अर्थ समझने की हम बात करेंगे। शीत युद्ध शब्द जो है कोल्ड वार का, सबसे पहला इस शब्द का प्रयोग करने वाले अमेरिका के राजनेता बर्नार्ड बरूच थे। लेकिन प्रोफेसर लिपमैन ने इसको ज़्यादा लोकप्रिय बनाया, फेमस किया। इस शीत युद्ध या कोल्ड वार का प्रयोग अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ या तनावपूर्ण संबंध बने, उनके लिए किया जाने लगा। ठीक है। शीत युद्ध का मतलब है कि दोनों जो देश थे वह युद्ध की स्थिति में थे। अब देखिए ये शीत युद्ध क्यों है, कोल्ड वार बोलते हैं, कि उनके जो कारनामे थे वो बिल्कुल ही युद्ध जैसे थे। एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार करना, एक दूसरे के विरुद्ध एक तरह से आग उगलना। लेकिन ये जो युद्ध था वह अस्त्र शस्त्रों से नहीं लड़ा गया, यानी दोनों देश युद्ध के मैदान में नहीं थे। उन्होंने युद्ध का मैदान कहाँ बना दिया, दोनों ही जो गुट हो गए थे, दो मनुष्यों के मस्तिष्क में युद्ध का मैदान बना दिया, और एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार माध्यमों से और विश्व के हर मंच पर एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार करके उन्होंने इस युद्ध को आगे बढ़ाया। तभी कहा जाता है कि ये शीत युद्ध जो है वो बम और बंदूकों से नहीं बल्कि कागज के गोलों से लड़ा गया। कागज के गोलों का मतलब कि प्रिंट मीडिया में प्रचार, एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार करके इस युद्ध को आंजाम दिया गया। ये जो युद्ध था इसमें, शीत युद्ध में दोनों देश मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने प्रतिद्वंदी को विश्व पटल पर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और विश्व में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा की जाती है। अब चूंकि ये जो दो विचारधाराओं का युद्ध भी हो गया था, क्योंकि अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का देश था, पूंजीवादी गुट को लीड करता था, कैपिटलिस्ट था, और उधर जो सोवियत संघ था वह साम्राज्यवादी विचारों को, साम्राज्यवादी विचारधारा का द्योतक था, का लीडर था। तो अमेरिका सोवियत संघ के खिलाफ ये कहता था कि साम्राज्यवाद या कम्युनिज्म जो है वह विश्व के लिए खतरा है और उसको रोकना है। वहीं सोवियत संघ कहता था कि पूंजीवाद कहीं न कहीं विश्व के लिए खतरा है और पूंजीवाद को समाप्त करना ही साम्राज्यवाद का लक्ष्य है। इस तरह से दोनों देशों ने अपने निहित स्वार्थों और उद्देश्यों से एक दूसरे के विरुद्ध जमकर मोर्चा खोल दिया था। वैचारिक मंच
के थ्रू हर तरह से उन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध आग उगलनी शुरू कर दी थी। इस तरह से इन दोनों की ये जो वैचारिक या विचारधारा का जो एक कॉन्फ्लिक्ट था, एक युद्ध था, इसको शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध की अनेक परिभाषाएं दी गई है। आप देखिए, इसमें सभी परिभाषाओं में एक ही है कि एक तरह का दोनों ही दो विचारधाराओं का युद्ध था, दो महाशक्तियों के बीच का युद्ध था। लेकिन ये युद्ध के मैदान में नहीं होके ये केवल एक दूसरे को वैचारिक तौर पर विश्व में नीचा दिखाने और एक अपने आप को ऊंचा दिखाने या प्रभुत्वशाली स्थापित करने की एक जद्दोजहद थी। फ्लेमिंग ने इसकी बहुत अच्छी परिभाषा दी। आप देखिए, शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो युद्ध क्षेत्र में नहीं बल्कि मनुष्य के मस्तिष्क में लड़ा जाता है तथा इसके द्वारा उसके विचारों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। अपनी विचारधारा दूसरों पर थोपने का प्रयास इस युद्ध के द्वारा किया गया। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध कोई युद्ध, वास्तविक युद्ध नहीं है, यानी ये वार का मैदान नहीं है, युद्ध के मैदान में लड़ने वाला युद्ध नहीं है, बल्कि युद्ध ना होते हुए भी युद्ध का वातावरण सा रहता है। कभी भी कुछ हो सकता है, ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है या तैयार हो जाता है। यह मैदान में ना होकर मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। हथियारों से ना लड़ा जाकर प्रतियोगिता, घृणा और एक दूसरे को नीचा दिखाने के साधनों से लड़ा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वैचारिक प्रतिद्वंद्विता के कारण दो गुट आपस में एक दूसरे के प्रति घृणित प्रचार करके उसको नीचा दिखाने और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की जो चेष्टा में लगे थे, इस तरह से पूरा विश्व हर समय युद्ध की आशंका से आशंकित रहता था। ऐसे वातावरण को शीत युद्ध का नाम दिया गया है। शीत युद्ध के कारण क्या थे, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। मेनली आप शीत युद्ध के जो बीज थे वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ही बो दिए गए थे। यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें सभी ये जो अमेरिका और रसिया जो थे, रूस जो थे, वह आपस में मिलकर लड़ रहे थे। लेकिन छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट और जो संदेह उनमें उसी समय पैदा हो गए थे एक दूसरे के प्रति, और उन्होंने युद्ध में ही एक दूसरे के खिलाफ कहीं ना कहीं वातावरण तैयार करना शुरू कर दिया था। तो वहीं से शीत युद्ध के बीज पड़े। हम कारणों को संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उसके ऐतिहासिक कारणों की। ऐतिहासिक कारणों में, जब से रसिया में आपको पता हो तो रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, कम्युनिज्म जब पैदा हुआ, तो जो पश्चिमी राष्ट्र थे अमेरिका वगैरह, ये उसी समय आशंकित थे कि यहाँ पे जो कम्युनिज्म है या बोल्शेविक क्रांति जो हुई है रूस में, ये साम्यवाद चूंकि पूंजीवाद के खिलाफ है, तो बोल्शेविक क्रांति के समय से ही कहीं ना कहीं पश्चिमी राष्ट्रों के मन में रूस के विरुद्ध एक नेगेटिव धारणा बन चुकी थी। और उन्होंने उस जो सरकार बनी थी, साम्यवादी सरकार बनी थी पश्चिमी राष्ट्रों में, उन्होंने उसको मान्यता देने में भी पश्चिमी राष्ट्रों ने बहुत ज़्यादा आनाकानी की थी। ब्रिटेन में 1924 में और अमेरिका ने 1933 में उसको मान्यता दी थी। उसके बाद भी हिटलर को कभी ना कभी ये उस पर अटैक करने, रसिया पे अटैक करने को प्रेरित करते रहते। तो ये हिस्टोरिकल जो है कॉजेज इसके हमेशा से ही बने हुए हैं। दूसरा, वैचारिक मतभेद। क्योंकि मैंने आपको बताया कि साम्राज्यवाद और पूंजीवाद दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ विचारधाराएं हैं, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस तेजी से साम्राज्यवादी विचारधारा के लीडर के रूप में उभरा। तो पश्चिमी राष्ट्र जो थे, अमेरिका जिनका लीडर था, वो जो कि पूंजीवादी देशों का नेता माना गया, उन्होंने साम्यवाद को कहीं ना कहीं खतरा बताते हुए उसके विरुद्ध प्रचार करना, उसको रोकने का भरसक प्रयास किया। तो ये वैचारिक मतभेद जो है वह भी उसका कारण बना। फिर अमेरिका द्वारा अणुबम का प्रयोग, ये बहुत बड़ा कारण बना। यूज ऑफ एटॉमिक बॉम्ब बाय अमेरिका। आपको पता है कि अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के 2 नगरों पर अणुबम का प्रयोग किया था, हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो सबसे पहली बात तो ये कि रसिया को जब अणुबम गिराए गए तब पता चला कि अमेरिका के पास एटॉमिक बॉम्ब्स भी हैं। तो उसको बड़ा धक्का लगा, क्योंकि बम बनाने की प्रक्रिया से लेके गिराने तक के बारे में रसिया को, रूस को अनभिज्ञ रखा गया। और दूसरा, उसको और धक्का तब लगा जबकि बम गिराने से पहले अमेरिका ने ब्रिटेन से तो सलाह ली, उसको तो अपने पक्ष में लिया, लेकिन रूस से बिल्कुल पूछा ही नहीं। तो ये जो कारण रहा, उससे रूस के मन में ये संदेह आ गया कि अमेरिका कहीं ना कहीं अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहता है, और रूस वहीं से अमेरिका के खिलाफ एक वातावरण बनाने में लग गया। उसके बाद
अमेरिका विरोधी प्रचार। अब जब रूस को लगा कि अमेरिका कहीं ना कहीं उसको कमज़ोर करना चाहता है, तो रूस में जितने भी समाचार पत्र वगैरह थे, उन समाचार पत्रों में अमेरिका के विरुद्ध घृणित प्रचार शुरू हो गया। और इस तरह से विश्व में अमेरिका के खिलाफ जब घृणित प्रचार शुरू हुआ, तो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट अमेरिका के राजनीतिक और गैर राजनीतिक हलकों पर पड़ा, और उन्होंने अपने वहाँ पे जो साम्यवादी ताकतें थी या साम्यवादी गतिविधियाँ थी, उनको भरसक तरीके से रोकने का प्रयास किया। अगला जो कारण बनता है वह बनता है रूस द्वारा याल्टा सम्मेलन की उपेक्षा। फरवरी में जब याल्टा में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन तीनों ने, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस के जो हेड ऑफ द नेशंस थे, उन्होंने भाग लिया था। तो उस समय याल्टा में पोलैंड और मंगोलिया, चीन और जर्मनी से संबंध में कुछ निर्णय लिए गए थे, आपस में एक समझौता हुआ था। रसिया ने धीरे धीरे उस सम्मेलन, जो समझौते हुए थे याल्टा सम्मेलन में, उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो ये पश्चिमी देशों ने ये उस पर आरोप लगाया रूस पे कि जो याल्टा सम्मेलन में जो समझौता हुआ, रूस उस पर ध्यान नहीं दे रहा है या जानबूझकर उसकी उपेक्षा कर रहा है, जिसके कारण रूस के प्रति उनके मन में, अमेरिका और उन पश्चिमी देशों के मन में एक संदेह का बीज पनप गया, और वो कहीं ना कहीं मन ही मन रूस के खिलाफ वातावरण बनाने में लग गए। उसमें जो मुख्य आरोप थे रूस पे कि कौन से समझौते को उसने इग्नोर किया, उसमें पोलैंड में सोवियत हस्तक्षेप, पूर्वी यूरोप को साम्यवाद का निर्यात, और जापान के विरुद्ध युद्ध में भाग लेने की सोवियत संघ की हिचकिचाहट, ये तीनों ही थे। जापान के विरुद्ध जब युद्ध हो रहा था, तो सोवियत संघ ने थोड़ा सा लेट किया था, आनाकानी कर रहा था, तो उनको लगा कि जब समझौते में ये हुआ था कि जब भी होगा तो हम सभी जापान पे आक्रमण करेंगे। फिर धीरे धीरे जो रसिया था, वो पूर्वी यूरोप के अनेक देशों में, हंगरी, बल्गारिया, रोमानिया, चेक आदि, इसमें जो साम्यवादी ताकतों को बढ़ावा देने लग गया था। और पोलैंड में हस्तक्षेप करना कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों को बिल्कुल भी रास नहीं आया था। वो ये चाहते थे कि पोलैंड में रूस का हस्तक्षेप नहीं हो। तो ये जो कुछ पॉइंट थे उस याल्टा सम्मेलन में, उनको जब रूस ने बाईपास किया, तो रूस के विरुद्ध हो गए वो, और रूस की आलोचना की गई। उसके बाद रूस द्वारा निषेधाधिकार का बार बार प्रयोग। आपको पता है कि जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसमें सभी महाशक्तियों को वीटो पावर है। वीटो यानी वो किसी भी प्रस्ताव को अपने एक वोट से खारिज कर सकते हैं। तो उसके बाद से ही रूस ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रत्येक समझौते के विरुद्ध बार बार वीटो का प्रयोग किया, जिससे रूस की बहुत आलोचना की गई। देन पश्चिमी राष्ट्रों का फासिस्टों से गठजोड़। पश्चिमी पश्चिमी राष्ट्रों का मतलब ये हो गया, आपको पता हो कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि, इन लोगों को, रूस को ये कहीं ना कहीं मन में ये खुंदक सी थी कि जो पश्चिमी राष्ट्र है वह फासीवादी ताकतों के साथ गठबंधन करते हैं। इससे रूस को ये लगा कि ये फासिस्टों के साथ तालमेल करके साम्यवाद को कहीं ना कहीं कमज़ोर करना चाहते हैं, या साम्यवादी रूस की जो भूमिका है वो विश्व में कम करना चाहते हैं। क्योंकि जब फिनलैंड ने रूस पर आक्रमण किया, तो अमेरिका ने फिनलैंड जो है उससे संबंध जो थे वो तोड़ने में बहुत बड़ी देर कर दी, धीरे धीरे किया। तो रूस को ये संदेह हो गया कि कहीं ना कहीं वो आंतरिक रूप से चाहते हैं कि रूस कमज़ोर हो जाए। उसके बाद सोवियत रूस के विरुद्ध प्रचार। अमेरिकी गुटों ने और ब्रिटेन ने युद्ध के समय ही अपने सैनिकों के मन में रूस के प्रति घृणित विचार किया, और उन्होंने ये बताया कि साम्यवाद जो है वह उनके तथा क्रिश्चियंस के लिए, जो ईसाई समाज है, उनके लिए खतरा बनता जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये रूस की जो आलोचना थी, इस आलोचना ने रूस के मन में संदेह के बीज पैदा किए, और वही संदेह आगे जाके शीत युद्ध के रूप में सामने आया। फिर शस्त्रों की बिक्री, आर्म सेल्स। आपको पता है कि विश्व में अमेरिका और रूस दोनों ही हथियारों के बहुत बड़े विक्रेता हैं, हथियार सप्लाई करते हैं, बनाने वाली शक्तियां हैं। तो एक तरह से अपने हथियार बेचने के लिए भी इनमें एक आपसी प्रतिद्वंदिता बनी। वो प्रतिद्वंदिता भी कहीं ना कहीं एक शीत युद्ध का कारण बनी। राजनीतिक प्रभुत्व।
अमेरिका और रूस दोनों ही महाशक्तियाँ अपनी अपनी विचारधारा और अपनी अपनी ताकत को के आधार पर विश्व की राजनीति में अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती थी। और ये वर्चस्व की लड़ाई आगे जाके दोनों में ही शीत युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण बन गई। देन उपनिवेशों में राष्ट्रवादी सम्मेलन, नेशनलिस्ट मूवमेंट इन कॉलोनीज। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको पता हो कि बहुत सारे जो उपनिवेश थे, ब्रिटेन, फ्रांस तथा अमेरिका आदि साम्राज्यवादी विदेशी सरकारों के विरुद्ध राष्ट्रवादी आंदोलन छेड़े गए। सोवियत संघ ने इन आंदोलनों के साथ सहानुभूति थी। जो अनेक ऐसे देश थे जो आज़ाद हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो पहले ब्रिटेन के उपनिवेश थे, तो उसमें जो आंदोलन, जिसमें आपको पता हो तो इंडिया भी एक था, तो उन आंदोलनों के प्रति कहीं न कहीं सोवियत संघ के मन में एक सहानुभूति थी कि ये हो जाए तो ठीक है, उनका वर्चस्व कम पड़े। तो ये भी एक शीत युद्ध का कारण बना। उसके बाद उत्तरी ईरान से फौजें हटाने में सोवियत संघ का इनकार। 1942 में एक समझौता हुआ जिसमें जर्मनी के आत्मसमर्पण करने के बाद 6 महीने के बाद सोवियत संघ और पश्चिमी शक्तियों ने अपनी फौजें हटाना स्वीकार कर लिया था। युद्ध की समाप्ति के बाद भी ब्रिटेन और अमेरिका ने तो वहाँ से अपनी फौजें हटा ली, लेकिन ईरान से रूस ने अपनी फौज हटाने से इनकार कर दिया, अपनी आर्मी को वहाँ से हटाने से इनकार कर दिया, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करना पड़ा और उसके बाद हटाया। तो उसका ये जो निर्णय था वो कहीं ना कहीं पश्चिमी राष्ट्रों के मन में एक संदेह पैदा कर गया कि रूस कहीं ना कहीं उनसे अलग जा रहा है, उनसे अलग विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है, और वो उसके खिलाफ हो गए। उसके बाद सोवियत संघ का यूनान पर दबाव। 1944 में फिर एक जो ट्रीटी हुई थी, समझौता हुआ था, जिसमें यूनान पर ब्रिटेन का अधिकार स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन जब ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थोड़ा कमज़ोर हुआ, निर्बल हुआ, तो ब्रिटेन ने वहाँ से अपनी आर्मी हटा दी, यूनान को खाली कर दिया। तो जब ब्रिटेन का दबदबा वहाँ से ख़त्म हो गया, प्रभुत्व ख़त्म हो गया, तो रूस ने पड़ोसी देशों को सपोर्ट करके वहाँ की जो सरकार थी, यूनान की सरकार, उसके खिलाफ जो पड़ोसी देश थे, रूस से समर्थित जो देश थे, उन्होंने उसके खिलाफ जब काम करना शुरू किया, तो पश्चिमी देशों ने रूस को उनको सपोर्ट करने के लिए मना किया, लेकिन रूस ने वहाँ पर सहायता देना, छापामार युद्ध को सहायता देना जारी रखा। और ये जो सहायता दी गई, इससे भी पश्चिमी देश काफ़ी नाराज़ हुए और उसके खिलाफ हो गए। फिर रूस द्वारा टर्की को वश में करने के प्रयास। द्वितीय युद्ध के पश्चात सोवियत संघ ने टर्की के कुछ क्षेत्रों में सोवियत संघ को हस्तांतरण करने की मांग रखी, क्योंकि वो वहाँ पे जो एक द्वीप था बॉस्फेरस, उसमें अपना अड्डा बनाना चाहता था। टर्की और अमेरिका ने इसका विरोध किया। ट्रूमैन जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे उस समय, उन्होंने सभी राष्ट्रों को अपनी इच्छानुसार सरकार बनाने के लिए जो टर्की में थे उनको सभी प्रकार का सहायता देने का वादा किया। अमेरिका और यूनान ने टर्की को इस आधार पर आर्थिक और सैनिक सहायता प्रदान की। इससे भी शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। सोवियत संघ का जर्मनी पर दबाव। पश्चिमी शक्तियों का मत था कि सोवियत संघ जर्मनी पर मित्र सेनाओं जो यही जो रूस, अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह जो थे, इनके नियंत्रण और क्षेत्र के बारे में युद्धकालीन समझौते, मतलब युद्ध के समय एक समझौता हुआ था कि जर्मनी में किस तरह से नियंत्रण आगे कैसे चलेगा। उस समझौते को भी रूस के द्वारा उपेक्षित या उसको न मानने का आरोप रूस पे उन्होंने लगाया, और विभिन्न आधारों पर उन्होंने कहा कि जर्मनी पर अनावश्यक रूप से रूस दबाव दे रहा है। ये भी एक कारण बना। एंड देन सोवियत संघ को अपर्याप्त पश्चिमी सहायता। सोवियत संघ का विचार था युद्ध में जर्मनी के खिलाफ जब रूस ने मोर्चा खोला था, तो उस में रूस का था कि ये विचार था कि उसको बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से लॉस हुआ है और पश्चिमी देश उसको आर्थिक सहायता दे ताकि वो क्षतिपूर्ति कर सके। लेकिन पश्चिमी देशों ने उसको बहुत कम सहायता दी, तो रूस को लगा कि वो जानबूझकर उसको सहायता नहीं दे रहे हैं ताकि वो कमज़ोर हो जाए। फिर लैंड लीज समझौते का आकस्मिक समापन। लैंड लीज समझौता क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। लैंड लीज एग्रीमेंट ये था कि पश्चिमी देश सोवियत संघ को आर्थिक सहायता देते थे इस लैंड लीज एग्रीमेंट के आधार पर, कि हम सभी आपको आर्थिक सहायता देंगे। जब युद्ध में ये था,
उसके बाद अचानक से युद्ध जो है वह ख़त्म हो गया, वह सॉरी उस सहायता को ख़त्म कर दिया गया। ये एकदम से जब सहायता को ख़त्म किया गया तो रूस इससे नाराज हुआ, शीत युद्ध और ज़्यादा भड़का। उसके बाद अंतरिक्ष युद्ध, स्टार वार प्रोग्राम जो था अमेरिका का, ये भी शीत युद्ध का बहुत बड़ा कारण बना। स्टार वार प्रोग्राम ये था कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो रीगन थे, उन्होंने अंतरिक्ष युद्ध कार्यक्रम एक तैयार किया। उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया कि अब आगे के युद्ध जो है वो धरती पे नहीं बल्कि आकाश में लड़ जाएंगे। टेक्नोलॉजी उसको तैयार करने की शुरुआत की। रूस ने इसकी आलोचना की और कहा कि अमेरिका एक युद्ध व्यापारी है और ये हमेशा युद्ध में प्रवृत्त रहना चाहता है। तो ये बहुत सारे कारण बने जिन कारणों से शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ और ये बहुत लंबे समय तक चला। आपको पता है कि शीत युद्ध के समय हर समय युद्ध नहीं था, लेकिन किसी भी समय युद्ध शुरू हो सकता है ऐसी आशंका पूरे विश्व में बनी रहती थी और विश्व हर समय युद्ध के मुहाने पर खड़ा रहता था। तो यही शीत युद्ध था। आगे हम पढ़ेंगे कि शीत युद्ध समाप्त कैसे हुआ। पीरियडली धीरे 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 आगे बढ़ा और वो फिर वर्तमान में शीत युद्ध की स्थिति नहीं है। तो ब्रीफ में आपको ये भी इंग्लिश वालों के लिए दिया गया है, शीत युद्ध कारण होने के जो मुख्य कारण हैं शुरू होने के, वो आप इसमें देखिएगा। और कहीं भी समझ में कुछ क्वेरीज वगैरह हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।